हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे सिस्ट क्या होता है, हमारे शरीर में बनने वाले सिस्ट कैसे बनते हैं, ट्यूमर से ये कैसे डिफरेंट होते हैं, किसी प्रकार के शरीर में जो बनने वाली कैंसर की गांठ या बिना कैंसर की जो गांठ होती है इससे कितनी सिमिलरिटीज़ होती है और इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मुझे नहीं जानते उनके रेफरेंस के लिए मैं बता देना चाहता हूं, मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, मेडिकल ऑफिसर, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते फ्रेंड्स कि सिस्ट क्या होता है। तो हमारे शरीर का जो आंतरिक हिस्सा होता है यह चारों तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है, बाहर स्किन से कवर होता है। स्किन के अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर होता है यह सब म्यूकस लाइनिंग से कवर होता है। अब फ्रेंड, इसी में एक सेक नुमा स्ट्रक्चर का बन जाना या गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर का बन जाना और अंदर इसमें लिक्विड का कंटेन होना, यानी अंदर लिक्विड पार्ट का होना, पस का होना, ब्लड का होना, वाटर का होना या किसी अन्य सब्सटेंस का होना और चारों तरफ से म्यूकस मेम्ब्रेन के लेयर के द्वारा कवर होना और उसके बाद मस्कुलर लेयर सराउंडिंग स्ट्रक्चर में होना, यही कहलाता है सिस्ट। यानी अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक बैलून जो एक लिक्विड से भरा हुआ होता है, इस प्रकार का एक छोटा सा उभार निकल आता है शरीर के आंतरिक अंगों पर, इसे ही हम सिस्ट कहते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स, यह ट्यूमर से किस तरह का डिफरेंट होता है। जनरली बोलचाल की भाषा में या कहने सुनने की भाषा में आपने ट्यूमर शब्द कई बार सुना होगा। किसी के पेट में ट्यूमर हो गया, किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, विभिन्न प्रकार के ट्यूमर होते हैं। उसका डिस्कशन हम अभी इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जिस प्रकार से लिक्विड कंटेनिंग कैविटी जो होती है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, तो अगर यह लिक्विड एक सॉलिड कंटेंट हो यानी कोई ठोस पदार्थ हो और उसके चारों तरफ यही सराउंडिंग स्ट्रक्चर बने, बलूनिंग टाइप का स्ट्रक्चर बने या एक छोटी सी गांठ जैसे बने, इसे ही हम ट्यूमर कहते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो दोनों चीज़ में यही होता है कि सिस्ट में लिक्विड कंटेंट होता है अंदर और जो ट्यूमर होता है इसमें एक सॉलिड कंटेंट होता है। अब बात करते हैं गांठ की। तो आम बोलचाल की भाषा में इसे गांठ कहा जाता है, सिस्ट को भी और ट्यूमर को भी। यह बाद में जब आइडेंटिफाइड होता है तो मेडिकली लैंग्वेज में से ट्यूमर या सिस्ट का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो मानव शरीर होता है उसमें ज़्यादा किसे होने के चांसेस रहते हैं। तो महिलाओं में जनरली सिस्ट बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं और महिलाओं में भी जो सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन जो सिस्ट होता है वो होता है ओवेरियन सिस्ट। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि महिलाएं इस समस्या से ग्रसित होती हैं, लगभग 5 में से 1 महिला किसी न किसी अपने लाइफ टाइम में सिस्ट की प्रॉब्लम से ज़रूर सफ़र करती है। या तो वो जानती है या तो वो नहीं जान पाती है और उनके लक्षण या उनके जो साइन सिम्टम होते हैं उसे वह झेलती रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया कि सिस्ट क्या होता है। अब जो मोस्ट कॉमन सिस्ट होता है यह होता है ओवेरियन सिस्ट, यह भी मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ कि यह होता कैसे है। तो थोड़ा सा हम महिला की जो एनाटॉमी होती है, शरीर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। महिला का जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एक यूटेरस होता है, यूटेरस से लगी हुई 2 नली होती हैं जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब जिस ऑर्गन में अटैच होती है या जिसके नज़दीक होती है वह एक स्ट्रक्चर होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे दोनों साइड पे होते हैं। इन्हें हम ओवरी कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवरी रहती है, ओवरी का जो वर्क होता है उसका काम होता है ओवुलेशन करना। ओवुलेशन का मतलब होता है छोटे छोटे फॉलिकल्स का बनाना। ये फॉलिकल फैलोपियन ट्यूब से कन्वे करते हैं, कन्वे करने के बाद ये यूटेरस में आते हैं, वहाँ पर ओवम को रिलीज करते हैं। स्पर्म अगर इन्हें मिलता है तो ठीक है, ये निडेशन करते हैं और एक जायगोट का निर्माण होता है और इस प्रकार अल्टीमेटली एक बच्चा बनता है। लेकिन अगर नहीं हो पाता निषेचन, किसी स्थिति में फर्टिलाइजेशन किसी कंडीशन में अगर नहीं हो पाता, निडेशन अगर नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में ये जो ओवम होता है यह खराब हो जाता है और ख़राब होने के कारण जो इसकी जो यूट्रस के अंदरूनी जो हिस्सा होता है, अंदरूनी वाल होती है, उस पर चिपक नहीं पाता है और नहीं चिपक पाने के कारण जो यूट्रस के अंदरूनी वाल रहती है उसके साथ में ये बाहर धीरे धीरे करके निकल जाता है 2-4 दिन के बाद। इसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हल्का फुल्का मैंने नॉलेज दिया आपको फीमेल एनाटॉमी और इसकी जो प्रोसेसिंग यानी मतलब
फिजियोलॉजी जो होती है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन बात आपको बताता हूँ कि सिस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फॉलिकल कहते हैं, जो अल्टीमेटली आगे चलकर ओवम को जनरेट करता है, ये हर बार 1 महीने में लेफ्ट ओवरी से और 1 महीने में राइट ओवरी से रिलीज होते हैं। किसी कारण से ये रिलीज नहीं होने पाए, किसी कारण से अगर ये रिलीज नहीं हो पाते बाय द वे, तो वहीं पर ये रह जाते हैं और वहीं पर लगातार ग्रो करते हैं। अब ये ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसी में ग्रो करके एक बैलून जैसा शेप बना लेते हैं। कभी कभी ये रप्चर हो जाते हैं तो एक ग्रेविटिंग कंडीशन वहाँ पर बनती है। जनरली रप्चर नहीं होते, दूसरे या तीसरे महीने में ये रिलीज़ हो जाते हैं और अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाते हैं। किसी प्रकार के इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु अगर किसी कारण से ये रिलीज़ नहीं हो पाए 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या किसी भी कंडीशन में, तो ये फिर एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं और पेट दर्द या नीचे का और जो नाभि के नीचे का पेट दर्द होता है वह जनरली महिलाओं में इसी कारण से होता है, फ्राइटिस के कारण होता है। ओवरी में सूजन आती है, इन्फ्लामेशन आता है और अल्टीमेटली ये कंडीशंस होती है, पेट दर्द की स्थिति बनती है। अब अगर मैं इनके कुछ लक्षणों की बात करूं फ्रेंड्स, तो इनिशियली तो इनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं आता है, क्योंकि कोई भी जो फॉलिकल रहता है वो जनरली अगले महीने का जो पीरियड होता है उसके दौरान या और अगले महीने के यानी 2 से 3 महीने के अंदर में ये रिलीज़ हो जाता है अल्टीमेटली। लेकिन अगर किसी कंडीशन पर रिलीज़ नहीं होता है, उस कंडीशन पर पेट दर्द बनता है, साथ ही साथ चक्कर आता है, साथ ही घबराहट होती है, इसके साथ में उल्टी के लक्षण हमको बनते हैं, जी मिचलाना के लक्षण बनते हैं और डीप ब्रीदिंग होती है। डीप ब्रीदिंग का एक अच्छा फीचर है इसमें, डीप ब्रीदिंग इसमें फील होता है। लोअर एब्डामिन में दर्द होता है, ब्लोटिंग सेंसेशन हमें होता है, जो महिलाएं होती हैं ब्लोटिंग सेंसेशन फील करती हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं। अब ये जो सिस्ट होता है ये एक्चुअली 2 प्रकार से होता है, फंक्शनल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। तो जो फंक्शनल होता है ये तो चूंकि एक नॉर्मल फिनोमिना है, प्रतिमाह जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और नॉर्मल प्रक्रिया के अधीन ही बार बार सिस्ट बनते भी रहते हैं और रिलीज भी होते रहते हैं। उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं रहती। कभी कभी पैथोलॉजिकली होते हैं। अब पैथोलॉजिकली क्यों हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, कोई अगर किसी महिला में किसी भी कारणवश अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है उससे किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या किसी कारण से सपोज करिए जेनेटिक उसमें प्रॉब्लम है, यह भी एक रीज़न होता है। साथ ही साथ कुछ प्रकार के ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया या और भी कई प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें यह फॉलिकुलाइटिस के जो लक्षण होते हैं कॉमन होते हैं और बार इस प्रकार का कंडीशन डेवलप होती है। इसी कंडीशन को आगे चल के ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट बनाता है, जब बहुत सारे सिस्ट लगातार बनते हैं और वो रिलीज़ नहीं हो पाते किसी कारण से भी। हेमेटोमा भी उसमें हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी उसमें हो सकती है। ये सारे जो अब मैं अभी बिंदु बता रहा हूँ उनके बारे में हम ब्रीफली में फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि जैसे ये फॉलिकुलर सिस्ट हुआ। अब एक दूसरे सिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कार्पस ल्यूटियम का सिस्ट होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का जो सिस्ट होता है वह भी इससे रिलेटेड ही होता है, क्योंकि जो सैक होता है कार्पस ल्यूटियम का जो सैक होता है वो अगर फॉलिकल अगर रिलीज़ हो जाता है तो वो रप्चर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन पर जो सिस्ट बनता है तो वो कार्पस ल्यूटियम के साथ में ही रहता है, तो उस सिस्ट को कार्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं। कई अदर टाइप के डिफरेंट सिस्ट भी होते हैं, जैसे डर्माइड सिस्ट वगैरह भी महिलाओं में कॉमन होते हैं। इसके साथ साथ एंडोमेट्रियोमा भी होता है, एक सिस्ट होता है जिसे एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। कई प्रकार के ऐसे सिस्ट होते हैं जिसमें टेराटोमा होता है। अब टेराटोमा जो सिस्ट होता है एक्चुअली वह एक कैंसरस सिस्ट होता है और इसमें कई प्रकार की बॉडी सेल्स होती हैं, जैसे हेयर की सेल्स होती हैं, टूथ की सेल्स होती हैं, स्किन की सेल्स होती हैं, अदर आर्गन की सेल्स होती हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनके बारे में मैं कभी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट तो यही है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। हालांकि अगर ये इनिशियली स्टेज में है, यानी आपको सोनोग्राफी करा के देखना चाहिए। सोनोग्राफी में अगर ये इनिशियल स्टेज में है तो अभी तो तुरंत में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का स्पेसिफिक मेडिकेशन इसके लिए इंडिकेशन नहीं है।
आपको 2 या 3 महीने या 4 महीने तक के लिए वेट करना चाहिए। उसके बाद एक रिपीट सोनोग्राफी कराना चाहिए। रिपीट सोनोग्राफी में आप यह देख सकते हैं कि वो जो पुराना वाला सिस्ट था वो रिलीज हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 से 3 महीने में ये रिजॉल्व हो जाते हैं और किसी प्रकार का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु कभी कभी ये सिस्ट रिलीज नहीं होते और ऐसी कंडीशन में यह एग्रावेटिंग जो फैक्टर अगर इसके होते हैं, अगर एग्जिस्टिंग काज, अगर मेंटेनिंग काज इसको लगातार मिलते रहते हैं तो यह डेवलप भी होते रहता है, बड़ा भी होते रहता है और कई प्रकार के डिसएडवांटेज को जन्म देता है। पेट दर्द लगातार, इसमें लोअर जो एब्डामिन होता है उसमें पेट दर्द लगातार बना रहता है। आप सपोज करिए बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं ओवरी में और ओवरी को लगातार पुश कर रहे हैं। ओवरी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। वह एक उसकी एक जो सप्लाई रहती है, वेसल्स रहते हैं, उनसे ये कनेक्ट रहती है। ऐसे कंडीशन में सपोज करिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं फॉलिकल्स, और उनके कारण कभी कभी ये ऐसे ओवरी अपने जो मिसप्लेस्ड हो जाती है, ऐसे घूम जाती है, टॉर्सन हो जाता है, तो उससे लगी हुई जितनी भी नलियाँ रहती हैं वो सब घूम जाती हैं। उसकी जो आर्टरी है, उसकी जो वेन्स है, उसकी और जो कनेक्टिंग सप्लाईज होती है वो सब सराउंड हो जाती है, नॉट लग जाती है उसमें। एक तरह से कहना चाहिए ओवरी की फांसी। तो ऐसी कंडीशन में एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तुरंत फिर ऑपरेशन करना पड़ता है और ओवरी को बाहर निकालना पड़ता है, टॉर्सन ऑफ ओवरी जिसे कहते हैं। तो यह कंडीशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग कंडीशन रहती है और एक इमरजेंसी सिचुएशन के रूप में महिलाओं में देखी जाती है। इसके अलावा हो सकता है रप्चर ऑफ ओवरी। अगर लगातार फॉलिकल्स बनते जा रहे हैं या फॉलिकल का साइज लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, ओवरी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, अल्टीमेटली ओवरी क्या हो जाता है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के कारण फिर यह एक इमरजेंसी कंडीशन बनती है और ऑपरेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जनरली यह एक ऑपरेटिंग डिसीज़ है और मेडिकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहते। कुछ हार्मोनल मेडिसिन वगैरह डॉक्टर के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। आपको शुरू से ही इस कंडीशन को ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पीरियड थोड़े बहुत भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, या महीने 2 महीने का लेट हो रहा है, या बहुत बिफोर आ रहे हैं, या पीरियड बिटवीन आ रहे हैं, दो पीरियड के बीच में 1 बार या 2 बार पीरियड बीच में आ जा रहा है। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आपको मीनोरेजिया हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, मेट्रोरेजिया हो, कुछ भी हो रहा है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। इसके पश्चात वो आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन दे सकता है, वेट एंड वॉच के लिए आपको कह सकता है। आपको लगातार इसलिए भी परामर्श करना चाहिए ताकि आपकी इमरजेंसी कंडीशन किसी तरह से ना बन पाए, किसी तरह से टॉर्सन ऑफ ओवरी ना होने पाए या रप्चर ऑफ ओवरी ना होने पाए और किसी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन को ना आपको झेलना पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था। सिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था, स्पेसिफिकली रूप से जो महिलाओं में होने वाले सिस्ट होते हैं और इसी कारण से उनको लगातार पेट दर्द की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर लगातार इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं, इसलिए आप इस चैनल पर अगर लगातार बने रहेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। किसी प्रकार के अगर आपके कमेंट है, किसी प्रकार अगर आपके सुझाव हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है। कमेंट सेक्शन पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार के आप प्रश्न जानना चाहते हैं, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो वेलकम आपका। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिए, यथासंभव उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ बने रहिए, निरोग बने रहिए। धन्यवाद।